हम आरोग्य प्राप्त करते हैं। श्वास प्रश्वास तो श्वसन की क्रिया में भी होती रहती है, लेकिन प्राणायाम के द्वारा कुछ निश्चित विधियां होती हैं जिनके द्वारा हम दीर्घ श्वास लेकर के या कभी शीघ्रता से श्वास का निष्कासन करते हैं। अलग अलग आयाम में हम अपने प्राण को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर देखा जाए तो कहें कि प्राणायाम किसे कहते हैं। प्राणायाम वो क्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन की अधिक से अधिक उपलब्धता करते हैं तथा अपने फेफड़ों से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। उस विधि को प्राणायाम कहते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सके और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकाधिक निष्कासन हो सके। जब हम प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा आसन सिद्ध होना चाहिए। ऐसा आसन जिसमें हम सुविधाजनक स्थिति में अधिक देर तक बैठ सकें। और फिर हाथों की विशेष मुद्रा बनाई जाती है। सामान्य रूप से जो विद्यार्थी होते हैं या आयु में छोटे होते हैं तो उनके लिए ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और जो 40 या इससे बड़ी आयु के लोग होते हैं तो वो वायु मुद्रा में बैठते हैं। अलग अलग हस्त मुद्राओं का अलग अलग लाभ होता है, लेकिन वायु मुद्रा जब हम इस तरह बनाते हैं, हमारे शरीर में हमारा शरीर त्रिदोषात्मक है। वात पित्त कफ इनका संतुलन रहना चाहिए, लेकिन वात का संतुलन प्रायः नहीं हो पाता है क्योंकि वात वायु है और गैस स्थिति में है। तो गैस का क्या रहता है, अगर आप उसको छोटे बर्तन में रखेंगे वो छोटे में आ जाएगी। उतने ही गैस को अगर आप बड़े आकार के बॉक्स में डालेंगे तो वो बड़े आकार के बॉक्स का आकार भी ग्रहण कर लेगी, स्थान भी ग्रहण कर लेगी। ऐसे ही वायु है। वायु जब अधिक हो जाती है, इसको कहते हैं वायु कुपित हो गया, तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक, ब्लॉकेज होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और जोड़ों में दर्द और पेट की तमाम समस्याएं, ये सब समस्याएं खड़ी होती हैं। तो जब हमारी 5 उंगलियों में पहला अंगुष्ठ है अग्नि का प्रतीक और दूसरी उंगली वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम पहली उंगली को अंगुष्ठ के मूल भाग में लगा लेते हैं और अंगुष्ठ से प्रथमा को हल्का सा कवर करते हैं, शेष 3 उंगलियां सीधी, तो ये वायु मुद्रा कहलाती है। हम यदि प्रथमा को अंगुष्ठ के सिरे पर रखते हैं तो भी ये वायु को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। जब मध्य में आती है उंगली तो हम अधिक मात्रा में वायु को नियंत्रित कर पाते हैं, और सबसे अधिक यानी वायु का सबसे कम प्रभाव करना है तो अंगूठे के मूल भाग में उंगली को लगाया जाता है। इस वायु मुद्रा में अपनी गर्दन कमर सीधी करके और प्राणायाम के लिए हम अपने आसन पर श्रद्धा पूर्वक बैठ जाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं और फिर उसके बाद हम प्राणायाम का जब प्रारंभ करते हैं तो 7 प्राणायाम की श्रृंखला में सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी श्वास लेना और लंबी छोड़ना और श्वास छोड़ने के साथ पेट को अंदर करना, ये क्रिया होती है। नासिका के दोनों नॉस्ट्रल्स से श्वास को अंदर लेते हैं। दीर्घ श्वास प्रश्वास की इन क्रियाओं में ये क्रिया हमारे शरीर में कोशिकीय स्तर पर भी होती है, ऊतकीय स्तर पर भी होती है और हमारे रक्त संचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उस पर भी ये कार्यरत होती है। पहले वैसे तो सब पर कार्य करती है, सारे सिस्टम्स पर, शरीर के सारे अंगों पर, लेकिन पहला स्पर्श प्रत्येक कोशिका, देखिए जो हमारा शरीर बना हुआ है वो
सूक्ष्म आकार की कोशिकाओं से निर्मित है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि बड़ा सा भवन छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना होता है, इसी तरह से हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब बहुत सारी कोशिकाएं जिनका आकार और जिनका कार्य एक समान होता है, वो सब कोशिकाएं मिल करके एक ऊतक बनाती हैं, टिश्यू। और बहुत सारे ऊतक मिल करके हमारे शरीर के एक अंग का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमारा लिवर है, किडनी है, हृदय है, फेफड़े हैं। बहुत सारे ऊतकों के मिलने से इन अंगों का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग मिलकर के शरीर के भीतर सिस्टम बनाते हैं, तंत्र। और हमारे शरीर में, मानव शरीर में 10 प्रकार के तंत्र होते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये तंत्रिका तंत्र, ये इस तरह से होते हैं। पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, अस्थि तंत्र, स्केलेटल सिस्टम भी होता है। तो ये सब सिस्टम मिलकर के हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप से होने देते हैं। जब हम लंबी श्वास लेते हैं और लंबी छोड़ते हैं, तो हम शरीर में क्या ले रहे हैं? प्राणवायु को अंदर ले रहे हैं। और इस तरह से निरंतर ये क्रिया यदि 5 मिनट तक लगातार की जाए, तो हम अनुभव करेंगे कि हमारे शरीर में एक स्पंदन का अनुभव हो रहा है, हल्कापन सा आ गया है, और ऐसा लगता है कि अब हम पूर्ण रूप में स्वस्थ हो गए। भस्त्रिका प्राणायाम जो श्वसन की प्रक्रिया है, लंबी गहरी श्वास ली जाती है, लंबी गहरी श्वास छोड़ी जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग कार्य करते हैं? हमारा नासिका मार्ग, ये तो है ही। इसके बाद ग्रसनी, फिर श्वास नलिकाएं, और श्वास नलिकाओं के बाद फेफड़े। फेफड़ों के अंदर जब श्वास नलिकाएं इंसर्ट हो जाती हैं, तो वो छोटी पतली हो जाती हैं और प्रशाखित, शाखित और प्रशाखित हो जाती हैं, तो उनको श्वसनिकाएं कहते हैं। तो प्रथम श्वसनिकाएं, द्वितीय श्वसनिकाएं, और उनकी भी फिर ब्रांचिंग हो गई तो तृतीय श्वसनिकाएं। इस प्रकार से होती हैं। हमारे शरीर में वक्षस्थल में रिब केज के अंदर, रिब्स, पसलियां अंदर से खोखली होती हैं, इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, लचीली होती हैं, और ये केज पिंजरे का निर्माण करती हैं, जिसके अंदर हमारे फेफड़े गुलाबी रंग के थैली के आकार के उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। इन फेफड़ों के अंदर या ऊपर, इनके सतह पर कोष्ठ जैसी संरचनाएं होती हैं, चैम्बर्स। एक एक फेफड़े में लगभग 30 करोड़ कोष्ठ होते हैं। इन कोष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोलाई, ALVEOLI, और जब सिंगुलर नंबर होता है तो इसको कहते हैं एल्वियोलस। लैटिन भाषा का है, इसलिए इसका सिंगुलर और प्लूरल इस तरह से है, उसमें एस नहीं लगेगा। एल्वियोलस सिंगुलर नंबर, एल्वियोलाई प्लूरल नंबर, बहुवचन। ये एल्वियोलाई एक फेफड़े में लगभग 30 करोड़ होते हैं, और इनका क्षेत्रफल, जो सतही क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया, वो हो जाता है लगभग 75 से 100 वर्ग मीटर के बराबर। जैसे आप कल्पना कीजिए कि कोई कमरा यदि 10 मीटर बाई 10 मीटर का है, तो उसके अंदर अगर अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 मीटर लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है, गुणा कर दिया, 100 वर्ग मीटर हो गया। इतना एक फेफड़े का क्षेत्रफल होता है, इतना बड़ा। जैसे कि एक सपाट कपड़ा है, चिकना, है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई मान लीजिए 2 बाई 4 फीट का है, और उस उतना ही बड़े कपड़ा हम तौलिया जो रोएदार होता है उसको ले लें, तो उसके रोए होने के कारण तौलिए का सरफेस एरिया अधिक बढ़ जाता है, और जो सपाट है जिसमें रोए नहीं है, चिकना कपड़ा है, उसका सरफेस एरिया कम होता है। तो विधाता ने किस तरह से संरचना की है कि हमारे फेफड़ों में इस तरह से कोष्ठक बनाए हैं, जिनके कारण एक एक फेफड़े का इतना बड़ा एरिया होता है, इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल होता है।
सामान्य स्थिति में तो, या जब हम जन्म लेते हैं, हमारे सब फेफड़े पूरी तरह से कार्य कर रहे होते हैं, सारे कोष्ठक पूरी तरह से कार्य कर रहे होते हैं। ये कोष्ठक क्या कार्य करते हैं? जो हम वायु नासिका के मार्ग से शरीर के भीतर लेते हैं, तो इन कोष्ठकों के अंदर वो इंसर्ट हो जाती है। और जब हम वायु को छोड़ते हैं, तो रक्त से आई हुई, जो हृदय ने पंप करके रक्त भेजा फेफड़ों में, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर इन कोष्ठकों से और श्वसनिका और श्वास नली से होती हुई नासिका के मार्ग से बाहर चली जाती है। तो यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन इन फेफड़ों के कोष्ठकों के माध्यम से निरंतर होता रहता है। जो श्वास और प्रश्वास की क्रिया होती है, श्वास माने वायु को अंदर लेना और प्रश्वास वायु को बाहर छोड़ना। इसमें हमारी पसलियां और स्टर्नम तथा महाप्राचीरा पेशी, इन तीन का विशेष कार्य होता है, इनका योगदान होता है। हमारी पसलियां जो रिब केज है, जिसके अंदर फेफड़े सुरक्षित हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो रिब केज फूलता है, और जहां पर ये रिब्स पसलियां जुड़ी हुई हैं, वहां एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्टर्नम, STERNUM। वो स्टर्नम ऊपर की तरफ उठता है, पसलियां फूल गई और स्टर्नम ऊपर उठ गया। और जो महाप्राचीरा पेशी या डायाफ्राम है, जो उदर गुहा और हमारे वक्ष स्थल के मध्य में होती है, वो महाप्राचीरा पेशी नीचे की ओर जाती है। अब देखिए, डायाफ्राम नीचे गया और रिब केज फूल के बड़ा हो गया, स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ गया। ये सब कार्य हमारे वक्ष स्थल में होते हैं। तब जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों पर दबाव कम हो जाता है। वो कैसे कम हो जाता है? फेफड़ों के अंदर वायु है, हाँ? और उसके चारों तरफ क्या है? रिब केज तो है, लेकिन रिब केज उस पिंजरे और फेफड़ों के मध्य में क्या है? वहां हवा है। उस हवा का दबाव फेफड़े पर पड़ रहा है, लेकिन जब पसलियां फूल गई तो स्पेस बढ़ गया, अंदर का आयतन बढ़ गया, फेफड़े वही के वही हैं, तो और डायाफ्राम नीचे झुक गया, स्टर्नम ऊपर उठ गया, तो अंदर का आयतन बढ़ गया। हवा उतनी ही है, तो हवा उतनी है, आयतन बढ़ गया, तो हवा का जो दबाव फेफड़ों पर पड़ रहा था वो कम हो जाएगा। और जब फेफड़ों पर दबाव कम हो जाएगा तो क्या होता है? उस कम हुए दबाव को पूरा करने के लिए नासिका से वायु आती है और वो फेफड़ों के अंदर चली जाती है कोष्ठकों के माध्यम से। ऐसा आप लोग मौसम के पूर्वानुमान में, न्यूज में, समाचार में सुनते होंगे कि कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर अधिक दबाव वाले क्षेत्र से वायु ने बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। जब मानसून भी आते हैं तो उधर कम दबाव का क्षेत्र है, तो उधर की तरफ मानसून ने बढ़ना शुरू कर दिया है। जैसे समुद्र है ना, बॉम्बे के किनारे, बड़ोदरा, उधर द्वारका, इधर केरल की तरफ, तो ये समुद्र गर्मी है, हाँ? तो समुद्र के का जो जल है, उसका पानी वाष्प बन करके ऊपर उठेगा। वाष्प क्या है? गैस अवस्था है। वो ऊपर उठेगा तो वहां पर तो एक दबाव आ गया, वहां की हवा के ऊपर उस वाष्प का दबाव आ गया, वो घना सघन दबाव वाला क्षेत्र हो गया। परंतु गर्मी अधिक होने के कारण वो वाष्प और ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी हल्की होकर के, तो उस स्थान पर कम दबाव का क्षेत्र हो जाएगा और वहां से वाष्प आगे बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में दूसरे स्थान से वायु आकर के उस कम दबाव वाले क्षेत्र पर आ जाती है और घनी होकर के फिर वहां से वो बादलों को बरसा देती है। जहां पर कम प्रेशर होता है, वहां प्रेशर को पूरा करने के लिए ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, प्राकृतिक ये प्रवृत्ति होती है उस गैस पदार्थ की, कि वहां पर उस दबाव को पूरा करने के लिए वहां पर कोई भी गैस हो, हवा हो, गैस अवस्था का कोई भी पदार्थ हो, वो वहां पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारे फेफड़े में हवा इंसर्ट हो जाती है। ये जो हवा आई, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और अन्य गैसें भी हैं, क्योंकि वायु क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायु में
लगभग 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम, लगभग 0.03% होती है, जो कि वैरी करती है, परिवर्तनशील है। कारखाने वगैरह जहाँ होते हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में अधिक होती है। पहाड़ों की तरफ चले जाएं जहाँ कम कारखाने होते हैं, कम व्हीकल्स, आवागमन इन साधनों का कम होता है, गाड़ियों का, तो वहां पर शुद्ध वायु होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। मगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा वही होती है और शेष 0.09% में अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे ऑर्गन है, ये सब क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैसें हैं, इनकी मात्रा होती है। तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। अब वायु हमारे शरीर के भीतर गई तो ऑक्सीजन का तो अवशोषण हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं होता। नाइट्रोजन और अक्रिय गैसें वैसी की वैसी बाहर निकल जाती हैं, जबकि मनुष्य के शरीर को नाइट्रोजन चाहिए। और वो नाइट्रोजन की भरपाई कैसे होती है? जब हम दालों का या फलीदार पौधों का सेवन करते हैं, जैसे सेम है, मटर, छोले, राजमा, ये फलीदार पौधे हैं, और दालें, जितने भी लेग्यूम्स हैं, इनकी जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी से नाइट्रोजन को सिंथेसाइज कर देते हैं। तो वो नाइट्रोजन तत्व हमारे शरीर में जाता है, तो उससे प्रोटीन की वृद्धि होती है। क्योंकि कल हमने चर्चा की थी कि प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व और है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन तत्व भी है। इसलिए प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है। शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। और भी तत्व करते हैं, लेकिन कहीं टूट फूट है, उसकी मरम्मत होनी है, वो कार्य कौन करता है? प्रोटीन तत्व करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हमारा शरीर कहाँ से लेता है? खाद्यान्न से, खाद्य पदार्थ से। और श्वसन के द्वारा हम वायु में लेते तो है नाइट्रोजन, लेकिन केवल ऑक्सीजन का ही अवशोषण होता है। ये ऑक्सीजन कोष्ठकों के माध्यम से उससे एब्जॉर्ब कर ली गई, ले ली गई, और उसको जो ब्लड आया था, रक्त हृदय से, उसमें मिला दिया गया, और उस रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उन कोष्ठकों ने नासिका के बाहर जाने दिया। ये कितना केमिस्ट्री के लिहाज से कितना फाइन वर्क है, इतना फाइन पार्ट ऑफ जॉब है, जो कि हमारे लंग्स के कोष्ठक संपन्न करते हैं। कोई ऐसे उठा के चीज देने की नहीं है कि ये लो यहाँ से ये निकाल दिया और ये हमने बाहर कर दिया। वो गैस की स्थिति में है, अणु की स्थिति में है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके आवागमन का कार्य ये संपन्न करते हैं। यदि मैडम जैसे आपने बताया कि मतलब ये खाद्य पदार्थों के द्वारा नाइट्रोजन हमें मिलती है, तो जो जैसे दालें हैं और राजमा हैं, ये तो पककर ही मतलब हमें खाया जाता है, तो उसके साथ इतनी नाइट्रोजन बनी रहती है जो शरीर हाँ, को चाहिए? अच्छा। पकने पर कोई भी तत्व नष्ट नहीं होता है, केवल विटामिन सी। विटामिन सी को थोड़ी सी भी उष्णता मिले तो विटामिन सी ब्रेक हो जाता है। इसीलिए अंकुरित अनाज कच्चा खाया जाता है, अगर गर्म कर देंगे तो उसका उसमें सी खत्म हो जाएगा, विटामिन सी खत्म हो जाएगा, और विटामिन सी बहुत आवश्यक है। इसी तरह से फल और सलाद, इनके माध्यम से विटामिन सी हमको मिलता है। अगर आप दाल में नींबू निचोड़ें और फिर उसे गर्म कर लें, आप पाएंगे वो बिल्कुल खट्टी नहीं है, क्योंकि गर्म करने से नींबू का साइट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन सी खत्म हो जाता है। और सबसे ज्यादा मैडम विटामिन सी किसमें होता है? आंवला आंवले, आंवला आंवले में होता है। तो कहाँ थे हम? नाइट्रोजन के बारे में ही बता रही थी मैडम। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन इन कोशिकाओं के, हाँ ये कह रहे थे, कहना चाह रहे थे, मतलब कि अगर कोई रोगी है जिनके फेफड़े ठीक कार्य नहीं करते हैं, जो हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या है और गलत खान पान है, गलत चीजें खाते हैं हम, तो अब गलत चीजों में यही नहीं कि गलत क्या होता है, गलत, अगर आप आइसक्रीम भी बाहर की खाएंगे तो आजकल पाम ऑयल का बहुत इस्तेमाल होता है। जितनी भी हम लोग नमकीन, दालमोट, भुजिया, ये सब खाते हैं ना, सब पाम ऑयल में बनती है। और पाम ऑयल इस कदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है शरीर में, लगता है कि हमने एक ही चम्मच खाई है भुजिया।
लेकिन तबीयत से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का निर्माण होता है शरीर में, इसलिए बहुत ही ज्यादा घातक है हमारे शरीर के लिए। और बाहर का आप कुछ भी खाएंगे, आपको क्या मालूम कि अंदर खानसामा किस तरह के तेल में बना रहे हैं, दोनों तेल मिला भी दिए तो पता नहीं चलेगा। तो ये पाम ऑयल बहुत ज्यादा घातक होता है। सबसे जो शुद्ध खाना है वो अपने घर का ही होता है। और उस तरह के बिगड़ी हुई दिनचर्या के कारण हमारे लंग्स के लगभग 75% कोष्ठक काम करना बंद कर देते हैं, या फिर किसी के फेफड़ों में पानी भर जाता है, या किसी के फेफड़े श्रिंक हो जाते हैं। एक जो बॉम्बे में ताज होटल में टेररिस्ट का अटैक हुआ था, तो उसमें जो बच करके निकल आए हमारे जवान थे, और उनका वीर करके, कर्मवीर करके केबीसी में भी उनको बुलाया गया था एक अतिथि के रूप में। तो उनके शरीर में 3 गोलियां लगी थी, तो एक तो फेफड़ों को बीनती हुई चली गई थी, तो फेफड़ा जल गया था, फेफड़ा बिल्कुल सिकुड़ गया था। और डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, काफी लंबा चला। डॉक्टर ने कहा कि आप दौड़ेंगे बिल्कुल नहीं, और स्विमिंग नहीं करेंगे, और डाइव तो लगाना भूल जाइए आप, जो कि वो खूब किया करते थे। और बस सड़क पार करके दूध लेने जाते थे, तो उसमें भी इतना पैदल चलने में थक जाते थे। फिर उन्होंने योग प्राणायाम को अपनाया, और 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को प्राणायाम करते थे, जिसमें से करीब 40-40 मिनट उनका कपालभाति और अनुलोम विलोम का रहता था। और ऐसा करके 3 महीने के अंदर वो इतने ठीक हो गए, अब वो स्विमिंग भी करते हैं, डाइविंग भी करते हैं, और रनिंग भी करते हैं, और अपनी तरफ से निःशुल्क योग की क्लास लगाते हैं। इतना फर्क पड़ता है। यानी कि बिल्कुल ना उम्मीदी थी, डॉक्टर खुद उनके ताज्जुब करते हैं कि तुमने कैसे ठीक किया, तो उन्होंने भी मान लिया लोहा प्राणायाम का। तो एक फेफड़ा जो जल गया है, छोटा हो गया, श्रिंक हो गया है, क्योंकि रिजुविनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाता है प्राणायाम। रिजुविनेशन मतलब जो कोशिकाएं डेड हो चुकी हैं उनको पुनर्जीवित कर देता है, पुनर्जनन, नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है प्राणायाम को करने से। तो उसके फेफड़े सदैव स्वस्थ होते हैं, उन्नत होते हैं। श्वसन की क्रिया में फेफड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम अभी जैसे भस्त्रिका प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं, अब आज का आयुर्वेद भी ये बात कहता है, और वैज्ञानिकों ने भी ये बात सिद्ध कर दी है कि तमाम रोग हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण होते हैं। अभी जैसे कोरोना टाइम में लोगों को ये कोरोना वायरस ही था, और वायरस के अटैक से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती ही है। जब भी हम बीमार होते हैं ना, कुछ भी, चाहे जल कट जाए, या बुखार आ जाए, या कुछ भी हो जाए हमको, तो ऑक्सीजन की कमी उसी समय हो जाती है, देन एंड देयर। और दूसरी चीज, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स जब बनती है तो 50-75 हजार की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एक किसी के शरीर में सामान्य रूप से 1.5 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए, और जब कम होती है तो ऐसे ही हजारों की संख्या में कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। प्लेटलेट्स कम होने से ही वीकनेस होती है, कमजोरी लगती है, लेकिन वो कैसे पूरी हो जाती है? प्राणायाम से वो भी बनने लग जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता होती है प्राणायाम के द्वारा। हमारे लिवर में जो बीटा सेल्स हैं वो नई जनरेट हो जाती है। इतना उपयोगी है प्राणायाम। तो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी, अब ये भी सिद्ध हो गया है कि एक ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, वहां पर एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वहाँ साइंटिस्ट लोग रिसर्च भी करते रहते हैं। म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट पर भी रिसर्च होती है, और साइंस पर भी होती है, लोगों की हेल्थ पर भी होती है। उन्होंने ये कहा, करीब 4 साल पुरानी बात है, कि कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर। अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में है, तो हमारे शरीर में कैंसर कभी पनप नहीं पाएगा। तो ये निश्चित जान लीजिए। और ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगी? प्राणायाम करने से बढ़ेगी। ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने से नहीं बढ़ेगी। ऑक्सीजन का सिलेंडर तो बहुत लोगों को लगाया गया हॉस्पिटल में, क्यों नहीं बच पाए? ऑक्सीजन बढ़ेगी जब हम भस्त्रिका करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। और आप अनुलोम विलोम करिए,
और ऑक्सोमीटर में ध्यान दीजिए, आपका देन एंड देयर 89, 90, 91, 98, 7 ऐसे करके बढ़ते चली जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा। तो इतना इफेक्टिव होता है ये। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो कैंसर नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, साथ ही साथ प्राणायाम करने से हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, वैसे ये हमारे रक्त में होता है, लेकिन क्यों ये सब मात्राएं बढ़ जाती हैं? क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे शरीर के भीतर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या तमाम तरह के पदार्थ हैं उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, एसिड्स, एल्कलीज, की एल्डिहाइड्स, कीटोन, सभी कुछ है, सभी कुछ है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हमारे शरीर में सब पदार्थ हैं, उनकी आपस में रासायनिक क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप हमारे ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और जो ये इंडिया टीवी पर हम पतंजलि का स्वामी जी का प्रोग्राम देखा करते हैं, तो उसमें करीब 2 साल पहले एक डॉक्टर आहूजा करके गुजरात से आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने इसका परीक्षण करके, इस पर सर्वे करके देखा कि ये करने से नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। किसी वायरस, फंगस और बैक्टीरिया का असर हो ही नहीं सकता अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो। कोई मच्छर काट जाए, आपको मलेरिया, फाइलेरिया हो ही नहीं सकता अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो। इतना इफेक्टिव होता है ये प्राणायाम। तो अब जब वैज्ञानिकों ने कहा कि ऑक्सीजन की मात्रा की अगर वृद्धि कर दी जाए शरीर में, कोई ऐसा तरीका हो जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, तो लोग स्वस्थ रहेंगे। वैज्ञानिक तो इसीलिए काम करते हैं ना, उनका उद्देश्य है कैसे हम मानव मात्र को स्वस्थ रख सके। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं शरीर के भीतर श्वसन के माध्यम से, उसका क्या होता है? हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय शरीर, हमने मुंह से उसको चबाया, खूब चबाया, और खूब चबाने के बाद चबा चबा करके जब उसको गटक करके नीचे हमने गटक लिया, तो हमारा एपिगैस्ट्रियम है बाईं तरफ, आमाशय है, उसमें फूट जाके इकट्ठा हो गया। और वहां पर उसकी भीतरी दीवारों में उभार होते हैं, जहां फिर से उसकी पिसाई होती है। जो कुछ थोड़ा बहुत कमी रह गई है, फिर वहां भोजन को पीसा जाता है। हम जो भोजन करते हैं उसमें कुछ मात्रा जल की भी होती है, और वहां एपिगैस्ट्रियम के अंदर थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ हवा भी जिससे वहां पर रह सके। जब पाचन की प्रक्रिया होती है तो क्या बता रहे थे, कंबशन। तो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में श्वसन के माध्यम से बराबर जा रही है, रेजिस्ट कर रही है, हमारे शरीर में है, वो ऑक्सीजन भोजन के साथ संयुक्त होती है। किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना उसका ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे कि आपने कागज का टुकड़ा लिया और उसको जलाया, तो कागज जलने पर क्या रह जाता है? कार्बन रह जाता है, और आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। ये जो धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस हैं। और शेष जो बचता है नीचे, किसी आपने प्लेट में जलाया है या जमीन पर जलाया है, तो वो जो ग्रे कलर का पाउडर होता है वो कार्बन है। ये जलाने की प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में हो रही है। अगर मान लीजिए आपने कैंडल जलाई हुई है और उसके ऊपर आपने एक कांच का ग्लास ढक दिया, थोड़ी देर कैंडल जलेगी, उसके बाद वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी वो? क्योंकि उस ग्लास के अंदर के स्थान पर जितनी ऑक्सीजन थी वो सब जलने में मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग में ले ली गई, उपयोग कर ली गई, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। और उसके बाद ऑक्सीजन जलने के बाद वहां क्या रहा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं रहा ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलने में सहायक नहीं है, जलती हुई चीज को बुझा देती है। जैसे कोई जल जाता है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, उसके ऊपर मोटा कंबल, मोटी दरी, कुछ ऐसा डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो डाल देते हैं तो अंदर आग, हवा तो रहती नहीं है, हवा का रास्ता बंद हो गया, वहां धुआं ही धुआं रह गया। और वो धुआं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो उस जलती हुई स्थिति को रोक देगी, उसका जलना रोगी का बंद हो जाएगा। तो
ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और इसी क्रिया को कहते हैं दहन। दहन का हिंदी में अर्थ होता है जलना। तो हम सल्फर लेंगे, सल्फर वायर लिया, सल्फर को ऑक्सीजन को हवा में जलाया, पीले रंग की रोशनी से जला तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर का ऑक्साइड बन गया, उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। कागज को जलाया, कपड़े को जलाया, धुआं बना, नीचे काले रंग का चूरा बचा तो धुआं जो रहा वो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जलाया, दिवाली पर पटाखे आते हैं, एक ऐसे लंबा सा हंटर ऐसा होता है ना, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसको जलाते हैं तो नीली हरी सी लौ चिंगारी निकलती है और वो जलता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चीज जलती है उसका ऑक्साइड बन जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। तो जलने की प्रक्रिया कब संभव हो रही है, जब ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और इस ऑक्सीजन के जलने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण भी कहते हैं और दहन भी कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का दहन नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, भोजन का दहन हो रहा है। जो हमने भोजन ग्रहण किया उसका दहन हो रहा है, जो हमने खाना खाया है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण होना जरूरी है। इस ऑक्सीकरण होने के पश्चात ही क्रिया पूर्ण रूप से पाचन की संपन्न होती है और उसके बाद जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों और कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं तथा जो विषैले पदार्थ होते हैं जो हानिकारक होते हैं वो भी रक्त के माध्यम से हमारे उत्सर्जी तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहुंचाए जाते हैं। ब्लड कैरियर का काम करता है, ले जाने का काम करता है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिटिव पदार्थों को ले जाने का काम करता है। तो इस तरह से हमारी पाचन की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि दहन के माध्यम से। तो दहन भी बहुत आवश्यक है। ये बात अभी कुछ ही समय पहले, कुछ महीनों पहले वैज्ञानिकों ने उठाई है कि जितना ज्यादा भोजन का ऑक्सीकरण आवश्यक है शरीर में, उतना ही अधिक उस ऑक्सीजन का दहन भी आवश्यक है, कंबशन। दहन को कहते हैं कंबशन, COMBUSTION। कंबशन ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी, इज मस्ट फॉर अ हेल्दी बॉडी। तो क्या मतलब, क्या कि ऑक्सीजन का कंबशन नहीं होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है? भाई वहां पदार्थ है, वहां पर भोजन है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी ही करेगी? नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? हमने भोजन किया और उसके बाद हमने ठंडा पानी पी लिया। जब हम भोजन का कोई निवाला अपने मुंह में, जीभ में रखते हैं, तभी पेट को पता चल जाता है कि ये पदार्थ अभी आने वाला है, इसका पाचन क्रिया करनी है, इसके पाचन के लिए इतने डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है और इन एंजाइम की आवश्यकता है। इन एंजाइम की उपस्थिति में पाचन क्रिया संपन्न होगी, तो वो वहां मेंटेन कर लेता है। आपको पता है अभी मेहमान आने वाले हैं, तुरंत ये वाली लाइट जला दी, ये पंखा जला दिया, बाहर की लाइट जला दी, AC ऑन कर दो, कमरा ठंडा होगा और पता चला कि मेहमान आया नहीं, है ना? तो लेकिन मेहमान अगर आएगा तो वो प्रसन्न होगा कि देखो यही मुझे वातावरण चाहिए था और यही वातावरण इन्होंने रखा हुआ है। तो वो बहुत खुश होकर के, जहाँ 1 घंटा बैठना हो वो 2.5 घंटा बैठ करके जाता है। मेहमान को अच्छा लगता है। उसी तरह से आपका जब भोजन करने वाला गया तो वो भी उसी उम्मीद से जाता है वहां कि उसको ऐसा वातावरण मिलेगा, और वो मिलता है तो उसका पूर्ण डाइजेशन, उसका कंप्लीट पाचन क्रिया उसकी पूरी तरह संपन्न होती है। मगर बीच में आपको मिर्च लगी या कुछ बात है, आपने फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी गटागट पी लिया, तो जो अग्नि प्रज्वलित की गई थी, जो टेम्परेचर बनाया गया था उस भोजन के पाचन के लिए, उसको आपने ठंडा कर दिया, बुझा दिया। अब उस बुझी हुई अग्नि में पाचन क्रिया कैसे संपन्न होगी? नहीं होगी, पाचन का कार्य रुक गया। अब जो भोजन गया था उसका पाचन भी नहीं हुआ, वो वहां भी रुका हुआ है, कुछ आंतों में पहुंच गया है लेकिन वहां भी उसका पाचन पूरा नहीं हुआ है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है। तो क्या होगा, भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा, आंतों में हमारे सड़ेगा। और वो जो सड़ा हुआ भोजन होता है वही ब्लॉकेज का काम करता है, आंत की प्रक्रिया को रोकता है, शरीर के भीतर के अंगों की प्रक्रियाओं को रोकता है और यहीं से हमारे बीमार होने का कार्य प्रारंभ होता है। तो इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं
प्रज्ञापराधो सर्व रोगाणाम मूल कारणम। सारे रोगों का मूल कारण, मेन कारण प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा माने बुद्धि, यानी बिना सोचे बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए। जो सोच समझ करके नहीं खाते पीते हैं, और कोई भी सोच समझ के नहीं खाता पीता। बड़े बड़े डॉक्टर्स वो भी यही करते हैं, बढ़िया सा डिनर लेंगे, उसके बाद आइसक्रीम जरूर खाएंगे उस पेट को ठंडा करने के लिए। क्या डॉक्टर्स को नहीं मालूम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? सिर्फ एक ये जो 1.5 इंच की जीभ है, इसके लिए हम अपने शरीर के साथ कितना इनजस्टिस करते हैं, कितना अन्याय करते हैं। तो कंबशन की प्रक्रिया हो नहीं पाती। तो अब साइंटिस्ट ने अलग से स्पेसिफिकली इस सेंटेंस को अंडरलाइन करके कहा है कि मैडम oxidation is important but combustion is more important than oxidation in our body। हाँ जी। मैडम मैं कह रही थी, जैसे मतलब हमने खाना खाया और खाने के हमें कितने समय बाद पानी पीना चाहिए? इसी 40-45 मिनट के बाद। हाँ? और आजकल तो इतनी गर्मी है, पीते ही रहना चाहिए। हम भी पानी का ग्लास रखते हैं और एक घूंट पी लेते हैं, उसके 10-15 मिनट के बाद दूसरा घूंट पीते हैं। जल ही जीवन है। जोड़ों में भी दर्द, आर्थराइटिस शरीर में पानी की कमी के कारण भी होता है। ज्यादा खर्चे की कोई जरूरत ही नहीं है। जिंदा रहने के लिए बहुत ऐसी चीजें चाहिए। हवा, उसकी भी कोई कीमत ही नहीं है। और पानी का भी कोई इतना महंगा नहीं है। हम अपने मैडम शरीर को स्वस्थ रख मैडम सकते हैं। जैसे गुरुजी बताते हैं कि मतलब जैसे हम पानी पी रहे हैं तो घूंट-घूंट करके पिएँ और उखड़ाऊ बैठकर, मतलब घुटनों हाँ, के बल बैठकर तब हमें पानी पीना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। खड़े होकर पानी पीने से हमारे घुटनों में दर्द होने शुरू हो जाता है। दर्द, जी। यस, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो सलाइवा है, लार, उसके साथ में पानी मिल के अंदर जाता है, तो हमारा लार जो होती है ना, वो क्षारीय होती है। एक एसिडिटी समस्या रहती है हमारे शरीर की। पेट में एसिड्स रहते हैं, और जब हम कुछ भी खाएंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा अल्टीमेटली। तो एसिड्स की वजह से ही एसिडिटी, एसिड्स बढ़ गए, एसिड्स कंसंट्रेटेड हो गए, तो ऊपर गैस चढ़ती है, माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है, जो पित्त के कारण होता है। और सलाइवा जो है वो क्षारीय है, एल्कलाइन है। एसिड का उल्टा एल्कली होता है। तो सलाइवा में पानी मिलके जब जाता है तो उसकी तनुता बढ़ जाती है, तब वो ज्यादा क्रियाशील होता है। तो तब हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती चली जाती है, जब हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। तो ये दवाई का काम करता है, ये सिर्फ जल नहीं होता है। तो देखिए कि मैम एक प्रश्न और था। मैम ऑक्सीडेशन क्या हुआ? जब हमने जो ऑक्सीजन इनहेल की वो ब्लड के साथ जब मिल गई वो ऑक्सीडेशन हो गया, और जब हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ मैम वो कंबशन हो गया, ये कहना चाह रहे हैं? ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिली तो वो ऑक्सीडेशन नहीं है। अच्छा। वो ब्लड की तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन को लेके जा रही है, कैरियर है। वो एज इट इज ऑक्सीजन जा रही है। जब ऑक्सीजन की किसी के साथ में क्रिया हो गई, क्रिया का मतलब ये होता है कि हम दोबारा ओरिजिन वाले, वो पहले वाले पदार्थ को दोबारा वापस प्राप्त ना कर पाए। कागज जल गया तो अब कार्बन ही रहेगा, अब दोबारा हम क्लीन पेपर नहीं प्राप्त It कर is a सकते। chemical changes. Chemical changes. केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हो जाता है, उसमें नया पदार्थ बन जाता है। तो वो जुड़ गया, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक हो गए, एक अणु बन गया, ये ऑक्सीडेशन है। जब ब्लड में वो ऑक्सीजन उसके साथ मिला नहीं है, ब्लड में ऑक्सीजन गैस है लेकिन रासायनिक क्रिया नहीं हुई है, रासायनिक क्रिया भोजन के साथ हुई है, तो ऑक्सीडेशन भोजन का हुआ है। और दहन क्या है? वही, उसी को ही कंबशन कहते हैं, कि भोजन का जो ऑक्सीकरण हो रहा है यही दहन है। अच्छा। यानी कि पूरी की पूरी ऑक्सीजन उपयोग कर ली जाए भोजन के पाचन के लिए, ये आवश्यक है। अब देखिए क्रिया होती क्या है शरीर के भीतर। हम जो भी भोजन लेते हैं ना, 5 तरह के विभिन्न कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, प्रोटीन, शर्करा, इन रूपों में लेते हैं, और विटामिन एंड मिनरल्स। जो भी हम भोजन खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चावल का, चाहे आटे का स्टार्च हो, या दालों की प्रोटीन हो, और या चिकने पदार्थ घी, मलाई, मक्खन का वसा, फैट्स हो, तो
ये सब जब शरीर के अंदर जाते हैं, इन पर एंजाइम्स की प्रक्रिया होती है और ये सरल अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं सरलीकरण। और सरलीकरण होने पर चाहे शर्करा हो या कार्बो ये स्टार्च हो या फैट्स हो, ये सब सरल होकर के जो इनका सरलतम अणु होता है वो होता है ग्लूकोज। तो ये सब के सब किसमें कन्वर्ट हो गए? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को ही शर्करा कहा जाता है। शर्करा 3 प्रकार की होती है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। ग्लूकोज और सुक्रोज, फ्रक्टोज हो गई जो फ्रूट्स में पाई जाती है, ठीक है, और ग्लूकोज जो हम चीनी लेते हैं, जो शक्कर खाते हैं, तो और एक सुक्रोज भी होती है जो सैक्रिन में होती है। तो ये सब शर्करा है। इनका आणविक सूत्र एक ही होता है, बस इनका जो संरचनात्मक सूत्र है उसमें कार्बन हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्लाइटली माइल्ड डिफरेंस आता है गुणों में। अब ये जो शर्करा है, इस शर्करा की क्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ। भोजन का सिंप्लीफिकेशन हो गया, सारा भोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज की क्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया का मतलब रासायनिक क्रिया, जब इन दोनों की रासायनिक क्रिया होती है तो 3 पदार्थ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जैसे ग्लूकोज का अगर सूत्र है C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल्स टू, बराबर के आगे लिखा जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी। ये एक समीकरण होती है। एक ग्लूकोज के अणु से हो रहा है ये काम, अणु जिसको हम देख नहीं सकते, तो वहां तो लाखों हैं ग्लूकोज के अणु, तो उनके साथ कितनी क्रिया होगी? तो भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है। और पैदा क्या क्या होता है? भोजन का जब दहन होता है, ये क्रिया में ऑक्सीजन की क्रिया हुई ना, ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया ग्लूकोज से हुई, तब ये 3 पदार्थ बने हैं। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया हुई है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया, यही कहेंगे ना। या हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का दहन हो गया, और दहन करने के पश्चात बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अब देखिए, ये एक विशेष बात है कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों का एक रेशियो होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हमारे शरीर के भीतर आवश्यक है, एक अनुपात में होते हैं। तो उसी अनुपात में शरीर में ये बने रहते हैं अगर हमारा सही सही रहने का, खाने का ढंग है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन जब श्वसन में प्रश्वास की क्रिया की जाती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, अगर ये एक्स्ट्रा है तो ये नासिका के मार्ग से बाहर निकाल दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हट गई, अब जल भी बना है। ये जो जल पैदा होता है रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, इस जल की बहुत आवश्यकता होती है। लसिका के साथ में ये जल मिल करके खून को पतला करता है। खून भी बहुत गाढ़ा हो जाए, बहुत पतला हो जाए, ये ठीक नहीं होता है। खून का एक विस्कोसिटी, एक निश्चित होती है कि इस तरह का उसका स्तर होना चाहिए, उसमें जल का अंश इतना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए वो हमारे शरीर के अंगों को पता है। हम पढ़ाई कर लेंगे तो भी हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारे शरीर के अंग सब जानते हैं। तो वो जो जल बनता है, वो जल लसिका तंत्र के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है, और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा हमारे कार्य करने के लिए, शरीर के लिए उपयोगी हो जाती है। इसलिए श्वसन तंत्र बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है हमारे शरीर का, और इसी श्वसन तंत्र को प्राण नामक, प्राण इसका सुपरविजन करते हैं। तो प्राण कितने इंपॉर्टेंट पार्ट को संभालते हैं, इसीलिए हमें इसके माध्यम से हमारा जीवन निरंतर सुविधाजनक स्थिति में सुख पूर्वक चलता रहता है। तो ये तो बात हुई ऑक्सीजन की। मैडम जैसे बताते हैं कि मतलब हमें एक जैसा अनाज नहीं खाना चाहिए, जैसे गेहूं है उसमें बाजरा, मकई, जौ वगैरह मिलाकर तब खाना चाहिए, तो उससे सिस्टम हमारा अच्छा बना रहता है। ये सही बात है? हाँ, ये सही बात। दालें भी, मिक्स्ड वेजिटेबल भी खाइए, मिक्स्ड दाल खाइए, मिक्स्ड अनाज खाइए, ये है। लेकिन फल जब खाएं तो एक बार में एक ही तरह का फल खाना चाहिए।
और खाने के बाद फल नहीं खाना चाहिए, खाने के पहले फल खाना चाहिए, क्योंकि फल जल्दी डाइजेस्ट होता है। पहले खा लेंगे तो आमाशय में नीचे पहुंच जाएगा, उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा, और ऊपर ही मैडम हम अन्न खाएंगे। मैडम सलाद भी हमें पहले खा लेनी चाहिए? सलाद भी खाएंगे। अब देखिए बात आती है कि जब हम सामान्य श्वसन करते हैं, सामान्य स्थिति में सांस लेना सांस छोड़ना, तो एक श्वसन चक्र में हम मात्र 500 ml 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन अपने शरीर 500 मिलीलीटर वायु अपने शरीर के भीतर लेते हैं। एक श्वसन चक्र का मतलब होता है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। इस एक चक्र में 500 ml वायु हमारे शरीर के भीतर जाती है। लेकिन जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो हमारे लंग्स की क्षमता बढ़ी हुई होती है, और ऐसी स्थिति में एक श्वसन चक्र में 4500 ml वायु हम शरीर के भीतर लेते हैं। जो हम वायु लेते हैं उसमें 21% ही तो है ऑक्सीजन, तो पूरी ऑक्सीजन हम ले भी नहीं रहे हैं, और उसमें जरूरी तो नहीं है कि 100% हमारी ये अवशोषित हो जाए, कुछ अवशोषित होगी, कुछ बाहर भी चली जाएगी, फिर और आएगी। तो उस वायु में से 500 ml एक सामान्य व्यक्ति लेता है एक श्वसन चक्र में, और 4500 ml जो योगी है, जो प्राणायाम करता है, वो एक श्वसन चक्र में इतनी वायु लेता है। और जिसके फेफड़े बहुत उन्नत स्तर के हैं, जो बहुत समय से प्राणायाम के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को जिसने स्वस्थ रखा हुआ है, वो एक श्वसन चक्र में 8000 ml तक ऑक्सीजन लेता है। ऐसा प्रयोग करके सिद्ध किया गया है, देखा गया है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि प्राणायाम करने का कितना लाभ है। देखने में दोनों एक से दिख रहे हैं, जो प्राणायाम करता है वो, जो नहीं करता है वो। लेकिन जो नहीं करता है वो क्यों अधिक रोगी होता है? क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक कम है, ऑक्सीजन की उपलब्धता शरीर में कम है। वो एक श्वसन चक्र में 500 ml वायु ले रहा है, और जो योगी है वो एक श्वसन चक्र में 4500 ml वायु ले रहा है। इसलिए प्राणायाम करके हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जो प्राणायाम करते थे उनको कोरोना से वो सुरक्षित रहे, उनको कोरोना ऊपर नहीं पहुंचा पाया। अब देखिए, जैसे मैडम ऐसा होता है, मतलब गृहस्थी के साथ रहकर कि हम थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दी जल्दी प्राणायाम करते हैं, तो उसमें मतलब ध्यान नहीं लग पाता है जैसे, तो हम फिर उसका पूरा फायदा हमें नहीं मिल पाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो 15 मिनट से कम तो किसी तरह भी नहीं होना चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, और 20-20 मिनट हर एक को अवश्य करना चाहिए। मैडम और इसमें इसमें जो शुरू के 5 मिनट हैं, जैसे कपालभाति प्रारंभ किया तो शुरू के 5 मिनट आंखें बंद करके, और हमारे विचारों में भी कोई परिवर्तन ना आए, कोई दूसरा विचार मन में ना आए, इसलिए आंख खोल के प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने कोई दूसरा दृश्य उपस्थित हो जाएगा, हमारे विचार उधर चले जाएंगे। एकाग्रता बहुत आवश्यक है। समय, विधि, एकाग्रता और निरंतरता, ये प्राणायाम में हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए प्रातः काल का समय इसके लिए इसमें मतलब जी, इसमें मतलब ध्यान ध्यान लगाकर तब प्राणायाम करना चाहिए, ओम का अपने अंदर अनुभव करते हुए। ओम पर ध्यान करते हुए यही रहता है, कंसंट्रेट करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहना श्वास प्रश्वास के साथ में। और अब हम आते हैं कपालभाति प्राणायाम के पास। जैसे भस्त्रिका हो गया आपका, और आपने जान लिया कि हमारे लंग्स की क्या क्षमता है, और ऐसा अपना लक्ष्य बनाइए कि हम अपने फेफड़ों को ऐसा उन्नत बनाएंगे। कपालभाति प्राणायाम में क्या होता है, हम सामान्य रूपेण श्वसन करते हैं और बलपूर्वक श्वास लेते हैं सामान्य रूप में, उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना है, और बलपूर्वक श्वास छोड़ते हैं नासिका से। श्वास छोड़ने के साथ पेट को अंदर करना होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ये रहती है, लयबद्धता 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। कपालभाति प्राणायाम मैडम जैसा कि इसमें इसके जो नाम से विदित है, इसमें कपालभाति में मतलब सांस लेने का कोई वो नहीं है, सांस छोड़ने का एक बार झटके से, और नाक के द्वारा जैसे हम मोमबत्ती को बुझा रहे हों। हाँ,
मोमबत्ती को बुझा रहे हो, इस टाइप से हमें अनुभव करते हुए जब करना चाहिए हाँ, इसको। और भारती नहीं होता है, भाती है। भा पर बड़े आ की मात्रा और ता पर छोटी ई की मात्रा, कपाल भाती। अक्सर लोग भारती बोलते हैं, तो ये भाती है, कपाल भाती। ठीक है, ता पर छोटी ई की मात्रा है। कपाल कहते हैं अपने इस क्षेत्र को, सिर वाला जो क्षेत्र है, इसमें सारे हमारे ज्ञानेंद्रियां आती हैं और मस्तिष्क है। तो ये सब स्वस्थ होते हैं जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं, और एक तेज आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की झलक दिखने लगती है कपालभाति प्राणायाम से। क्योंकि जैसे जब आप सो के उठे फ्रेश ताजे और कोई टेंशन, मन में तनाव नहीं है, तो चेहरा अलग बोलता है। और यदि आप तनाव के साथ, या आपने बहुत, आज आपका पेपर बहुत बिगड़ गया, आपने परीक्षा अच्छी नहीं की, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या आप बड़ी उम्मीद से गए थे कि आज इस खेल में हम ये कीर्तिमान स्थापित करेंगे, वो नहीं कर पाए। जैसे बैट्समैन जब आउट हो जाता है क्लीन बोल्ड, तो कैसे लौटता है वो ग्राउंड से, तो चेहरे पर सब कुछ आ जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम करने से क्या ऐसा हो सकता है कि जब छोटी छोटी बातों से हमारा चेहरा बोलने लग जाता है, तो कपालभाति प्राणायाम के बाद, करने के बाद, चेहरा ये नहीं आंसर देगा कि आंखें, हमारी आंखों की रोशनी पहले से कहीं अधिक अच्छी हो जाती है, जो हमारी घ्राण शक्ति है नासिका की, वो पहले से कहीं अधिक उन्नत हो जाती है, सुनने की क्षमता। कपालभाति प्राणायाम शरीर के सारे अंगों को ऊर्जावान बनाता है। न केवल ये, बल्कि हमारा थायराइड, पैराथायराइड, पेंक्रियास, हृदय, लंग्स और हमारे किडनीज और पूरा हमारी आर्टरीज, वेन्स, सारे अंगों को स्वस्थ ऊर्जावान बनाता है। हमारे हार्ट को बहुत ऊर्जावान बनाता है कपालभाति प्राणायाम। और इसका एक और एडवांटेज है कि शरीर में कहीं भी कोई गांठ है, या कोई छोटी सी सिस्ट है, या अल्सर है, वो 7-8 दिन के अंदर अचानक अपने आप गायब हो जाती है। ये सेल्फ हीलिंग से थेरेपी भी होती है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम को 7 प्राणायाम की श्रृंखला में शिरोमणि प्राणायाम कहा जाता है। ये हमको निरोगी काया प्रदान करता है। कहीं भी कपालभाति प्राणायाम करने में हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, प्रश्वास, तो उस प्रक्रिया के माध्यम से शरीर में जितने भी विजातीय तत्व हैं, यानी कि हानिकारक, वो सब हमारे शरीर से नासिका के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कपालभाति के माध्यम से हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। भस्त्रिका के द्वारा भी हम डिटॉक्सिफाई करते हैं, और कपालभाति के द्वारा भी हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। जब हमें कहीं किसी स्थान पर कोई काम करना है, कि मतलब इस कमरे में हमें आज ये काम करना है, पहले हम उस कमरे की सफाई करते हैं, फिर हम उसमें अपना सारा सामान बिछा करके अच्छे से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पहले भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, शरीर को डिटॉक्सिफाई किया, और उसके बाद फिर शरीर में जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, तो नई ऊर्जा से, नई ऑक्सीजन, मतलब कहना चाहिए कि शरीर का नया जन्म हो जाता है। हर बार, हर दिन प्राणायाम करने से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, बीटा सेल्स नई बन जाती हैं, लिवर और फेफड़े की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, डायबिटीज जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं, अगर हम 20-20, 25-25 मिनट कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इतना लाभ होता है। अब देखिए, जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हम पेट को अंदर कर, नासिका से श्वास बाहर और पेट अंदर, जब पेट अंदर की तरफ जाता है तो हमारे डायफ्राम पर दबाव पड़ता है। डायफ्राम पर दबाव पड़ता है तो हमारे पेट के अंदर, उदर में, उदरस्थ जितने भी अंग हैं, आमाशय, पेंक्रियास, लिवर, किडनी, उन सब पर बार बार दबाव पड़ता है। बार बार, जैसे बार बार हमारे स्ट्रोक्स लगते हैं आफ्टर एवरी सेकेंड, तो आफ्टर एवरी सेकेंड उन पर दबाव पड़ता है। सिकुड़े फैले, सिकुड़े फैले। और आयुर्वेद में एक ये प्रक्रिया होती है स्वास्थ्य प्रदान करने। आपके कहीं भी हाथ में दर्द है, आप दबा लीजिए, और थोड़ी देर दबाने के बाद वो दर्द गायब हो जाएगा। या शरीर में कहीं भी दर्द है, आप अपनी हथेलियों को दबा लीजिए, सारी उंगलियां, उंगलियों के जोड़ और पूरी हथेली, कलाई, तो आपको उस दर्द में आराम मिल जाएगा। ये चमकते, कहते हैं ना नन्हे मुन्ने बच्चे तुझी मुट्ठी में क्या है, तो हाथ को दबाने में, ऐसी हमारे पैरों में है,
ऐसे हमारे तलवों में सारे पॉइंट्स हैं। शरीर के सारे अंगों के पॉइंट्स हमारी हथेली में होते हैं, जिनके माध्यम से एक्यूप्रेशर किया जाता है। तो वो सब दबाने से वो पॉइंट्स दब जाते हैं और अंदर जहां भी कहीं कुछ गड़बड़ी है वो सब ठीक हो जाती है। तो हमारे डायाफ्राम पर पुनः पुनः दबाव पड़ने के कारण हमारे उदरस्थ अंग नई ऊर्जा के साथ काम करने लगते हैं, वो फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं। पूरा दिन पड़ा है, सवेरे के समय प्राणायाम कर लिया, तो अब अगर हम नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे तो हम सही निर्णय लेंगे, सही ढंग से कार्य करेंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए सवेरे का समय प्राणायाम करने के लिए परम आवश्यक है और बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ है। अब ये बात आती है कि जब कपालभाति प्राणायाम की क्रिया की जाती है तो बार बार नासिका से श्वास बाहर और पेट अंदर, तो हमारी जो वेन्स हैं, शिराएं, उनके अंदर प्रेशर आता है। देखिए, हमारा जो रक्त है ना, वो कहाँ बनता है? हमारी अस्थि मज्जा में, हड्डियों के भीतर गुहा खाली जगह होती है, बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो लसिका में, लिम्फ में डूबी रहती हैं। लिम्फ का या लसिका का रंग पीला मटमैला सा होता है, उसका रंग लाल नहीं होता है, लेकिन लाख रक्त कणिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग हमें लाल दिखाई देता है। एक बात, रक्त हृदय में बनता नहीं है, हृदय उस रक्त को पंप करने का कार्य करता है, क्योंकि हृदय कैरियर, पोस्टमैन, कोरियर सर्विस वाला होता है ना, वो सब जगह सब कुछ ले जाता है। रक्त उस काम को आयाम देता है, अंजाम देता है। तो हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। जिन वाहिकाओं के द्वारा, जिन नलियों के द्वारा रक्त शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है, उन्हें कहते हैं धमनी या आर्टरी। और जिन वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त वापस हृदय में आता है, उन्हें कहते हैं शिराएं या वेन्स। जो हम अपने हाथ में नीले हरे रंग की नसें देखते हैं, वो शिराएं हैं, वो वेन्स हैं। धमनियां या आर्टरीज हमारी मांसपेशियों में अंदर शरीर में गहराई में होती हैं और शिराएं त्वचा के समीप होती हैं। अंदर होती हैं त्वचा के, लेकिन त्वचा के निकट होती हैं। जब हम बार बार कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इन शिराओं के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। और यहाँ हम आपको बता दें कि हमारी शिराओं या वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं। वॉल्व का मतलब दरवाजे। वो वॉल्व रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं, ये उनका कार्य होता है। जो रक्त उसमें बह करके जा रहा है, जैसे अगर हम लेटे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि रक्त जो है फिर अब जाएगा ही नहीं हार्ट तक या पैरों तक, पैरों से आएगा ही नहीं वापस। हमने अगर अपनी पोजीशन या पोस्चर बदल लिया है, वो जो वेन्स के अंदर वॉल्व है, वो जिस दिशा में निर्दिष्ट है ब्लड का जाना, वो उसी दिशा में बहने देते हैं। और इस प्रेशर को, इस दाब को कहते हैं इंट्रावीनस प्रेशर। इंट्रावीनस प्रेशर यानी शिरागत रक्त दाब, शिरा के अंदर शिरागत रक्त दाब, रक्त का प्रेशर, शिरागत रक्त दाब या इंट्रावीनस प्रेशर। बार बार कपालभाति प्राणायाम करने से ये इंट्रावीनस प्रेशर बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए प्रेशर के साथ जब रक्त हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो उसका अद्भुत लाभ होता है, हृदय को उससे शक्ति मिलती है। तो हृदय बहुत स्ट्रांग होता है जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। ये कपालभाति का एक बहुत बड़ा, बहुत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि हमारे ये हृदय को शक्ति प्रदान करता है। हृदय में छेद हो गया है, हृदय श्रिंक हो गया है, हार्ट एनलार्ज हो गया है, वो सब ठीक हो जाता है कपालभाति प्राणायाम के करने से। अब ये एक बात हुई और एक बात और है इम्पोर्टेंट, उसका एब्रिविएशन है EECP, कैपिटल E, कैपिटल E, कैपिटल C और कैपिटल P। इसका फुल फॉर्म है एनहेंस्ड एंड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। पहले E का है एनहेंस्ड, EN
HANCED, एनहेंस्ड। दूसरे E से है एक्सटर्नल, और C से काउंटर, COUNTER, और P से पल्सेशन। एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ये क्या है? जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो ये जो स्वतः दबाव शिरा के अंदर हो जाता है, इंट्रावीनस प्रेशर, और इसके कारण जब बलपूर्वक रक्त हमारे हृदय में जाता है तो उससे हमारे हृदय को ताकत मिलती है और अभूतपूर्व लाभ होता है, हृदय स्ट्रांग बनता है। यही प्रक्रिया आजकल डॉक्टर्स आर्टिफिशियली प्रदान करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो हमारे पैरों में पिंडी वाला स्थान है काफ का, वहां पर क्लैंप लगा देते हैं बंद, और जो बैठने का स्थान है पेल्विक रीजन, श्रोणी प्रदेश, वहां भी बंद लगाते हैं, और फिर बैटरी से कनेक्ट करके शॉक्स दिए जाते हैं 1 मिनट में 60 बार। 1 मिनट में 60 बार यानी आफ्टर एवरी सेकेंड। और उस शॉक से, उस प्रेशर के कारण जो वेन्स में कहीं भी यदि कोई ब्लॉकेज है तो वो खुल जाता है और ब्लड स्मूथली फ्लो करने लगता है, और वो स्मूथली फ्लो करता हुआ ब्लड हार्ट में प्रवेश करता है। तो इस तरह से हार्ट के और वेन्स के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, हमारा हृदय शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन ये आर्टिफिशियली इंड्यूस किया गया है ना, स्वतः नहीं हुआ प्राकृतिक रूप से। तो जो स्वतः होता है प्राकृतिक रूप से, जो हम लोग कपालभाति के द्वारा करते हैं, ये प्रेशर क्रिएट, उससे हमें, वो हमारे लिए ज्यादा सुरक्षित है और उसको हमें अपनाने में प्राथमिकता देनी चाहिए। यही कार्य EECP के द्वारा होता है, एनहेंस्ड एनकाउंटर, एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। कैसे काम करता है ये, कैसे क्लॉट्स खुल जाते हैं और ब्लॉकेज खुल जाते हैं और ब्लड आर्टरी में, वेन्स में स्मूथली फ्लो करने लगता है। इसका एक उदाहरण से क्लियर हो जाएगा कि जैसे देखिए, हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं और बस खड़ी हुई है, बस में जाकर के पैसेंजर्स बैठ गए, बस अभी चल नहीं रही है। अब देखा, ड्राइवर ने देखा कि पैसेंजर्स बैठ गए हैं, तो ड्राइवर आया, आकर के अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उधर पैसेंजर्स भी बैठे हैं, जो पैसेंजर्स बैठे हैं वेट कर रहे हैं ड्राइवर के आने का, बस के चलने का, तो उन पैसेंजर्स की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसको कहते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल आवृत्ति, मतलब क्रियाशीलता की आवृत्ति, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। और जब ड्राइवर आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो वो क्या करता है, उसके लेफ्ट साइड में एक एक्सेलरेटर होता है, डंडा ऐसा, उसको आगे बढ़ा करके पीछे करता है ना, एक्सेलरेट करता है, गियर डालता है, एक्सेलरेट करता है, त्वरण, एक्सेलरेशन माने त्वरण, यानी कि अब त्वरित गति से बस चलने लगेगी, स्पीड अप करता है, स्पीड बढ़ाता है। तो ऐसे करके वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। वो कैसी फ्रीक्वेंसी है, बलपूर्वक डाली गई, तो वो हो गई फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है पैसेंजर्स की, अब बस में आ गई फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, बलपूर्वक डाली गई आवृत्ति। तो आपने अनुभव किया होगा कि जैसे ही वो ऐसे करता है धड़ धड़ धड़, तो हम अपनी सीट से उछल जाते हैं, जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी सीट से उछल जाते हैं, फिर वापस बैठ जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है और जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो जाता है, नाद हो जाता है। उन दोनों आवृत्ति के बीच में नाद क्रिएट होता है, रेजोनेंस क्रिएट होता है, RESONANCE, और उस रेजोनेंस के कारण यात्री अपने स्थान से उछल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, कपालभाति नहीं कर रहे हैं, तो हमारी एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, और जब हमने कपालभाति करना प्रारंभ किया तो फोर्स फ्रीक्वेंसी आ गई, और उस फोर्स फ्रीक्वेंसी के कारण हमारी आर्टरीज में, वेन्स में जो भी कहीं क्लॉट्स है या थक्का जमा हुआ है वो छिटक करके आगे बढ़ जाता है और रक्त के बहाव का मार्ग स्मूथ हो जाता है और वहां से स्मूथली ब्लड फ्लो करने लग जाता है। तो जो कपालभाति प्राणायाम से लाभ हमें होता है, इसको हमने बस के उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया, संभवतः आप समझ गए होंगे, और यही लाभ
आजकल हॉस्पिटल्स में EECP के द्वारा दिया जाता है, और इसका भी वेट ना करके कुछ हॉस्पिटल्स में ये होता है कि तुरंत एंजियोप्लास्टी कर दिया जाता है, स्टंट्स डाल देते हैं वो कि अब आपके ब्लॉकेज नहीं होगा। लेकिन ईश्वर न करे, मतलब ईश्वर करे कि इतनी लंबी आयु हो कि 200 साल तक आदमी जिए, तो इतने साल तक क्या काम करेंगे वो स्टंट्स। तो इसलिए कपालभाति प्राणायाम अपने लिए सबसे सुरक्षित तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। ये बात हो गई कपालभाति प्राणायाम की। और अब हम ये प्राणायाम करते समय हमारे मस्तिष्क का क्या रोल होता है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। आज जो है ये पीरियड हमें ही लेना है, क्योंकि इत्तेफाक से जो आपके गुरुजी हैं और सिक्का गुरुजी हैं, दोनों गुरुजी बाहर, एक सज्जन दिल्ली गए हैं और एक कहीं और गए हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें ही निर्देश दिया है कि ये पीरियड हम लेंगे और आज ही हम आपके सामने अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और फिर आज से हमारी आपकी नमस्ते हो जाएगी, और कल से आपके गुरुजी आपका ये पूरा पीरियड, दोनों पीरियड्स को ले लेंगे। तो ये इस तरह से है व्यवस्था। तो हमारा मस्तिष्क जो है वो भी श्वसन की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए किस तरह से होता है। हमारा ये जो सिर है, इसके अंदर मस्तिष्क है। मस्तिष्क की कुछ ऐसे झुका हुआ आकृति होती है, और पीछे जहाँ सिर और गर्दन मिलते हैं वहां पर एक गुहा होती है, कैविटी, जहां पर लेडीज जूड़ा बनाती है। वो स्थान कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, तो वहां पर एक कैविटी होती है, और उस कैविटी में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, फ्लूइड, और उस द्रव का नाम होता है मस्तिष्क तंत्रिकीय द्रव। मस्तिष्क तंत्रिकीय, का पर बड़ी की मात्रा और या द्रव, और इंग्लिश में इसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CEREBRO, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, FLUID। जहां भी कहीं कुछ मस्तिष्क से संबंधित बात होती है तो वहां पर सेरिब्रो शब्द आता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इसमें, इस कैविटी में जो तरल पदार्थ भरा रहता है, उस कैविटी में दो पंप होते हैं, एक नीचे पंप होता है, एक ऊपर पंप होता है, एक तल पर होता है, एक सतह पर होता है। जो तल पर होता है पंप, उसे क्रेनियम पंप कहते हैं, और जो सतह पर होता है उसे सैक्रम पंप कहते हैं। अब जो नीचे वाला पंप है, जो उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, वो उस फ्लूइड को नीचे से ऊपर यानी कपाल की तरफ भेजता है, उसका फ्लो ऊपर की तरफ बढ़ाता है। और जो ऊपर वाला पंप है सतह पर, वो पंप उस फ्लूइड को, उस तरल पदार्थ को हमारे सुषुम्ना कांड में, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजता है। एक पंप ऊपर की तरफ भेज रहा है, एक पंप नीचे की तरफ भेज रहा है, ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो क्या होता है कि उस कैविटी के अंदर संवहन धाराएं बनने लगती हैं, और एक स्टेट ऐसी आती है कि जब हमारा मस्तिष्क चरम स्थिति में होता है, उसमें वो उसका सम्यक प्रवाह हो जाता है, उस फ्लूइड में तरंगों का सम्यक प्रवाह हो जाता है, एक साथ प्रवाह हो जाता है। वो प्रवाह कब होता है? जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से वो फ्लूइड में प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, और इस फ्लूइड के अंदर जो रासायनिक अणु होते हैं, उनका नाम होता है न्यूरोपेप्टाइड्स। जो मस्तिष्क से, नर्व से संबंधित जो भी चीज होती है उसमें न्यूरो वर्ड लगा रहता है ना, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो कैविटी, न्यूरो प्रॉब्लम, तो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं। वो न्यूरोपेप्टाइड्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब इस तरह से तरंग प्रवाहमान हो जाती है उस फ्लूइड में। अब किसी भी तरह का यदि तनाव है, कोई टेंशन है, विचार किसी भी तरह का है, तो इस संचरण के कारण, इन तरंगों के प्रवाह के कारण वो तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब सिर दर्द हो रहा हो
और अगर पीछे की तरफ दबाया जाए, जहाँ ये कैविटी का स्थान है, कान के पीछे और गर्दन के ऊपर, तो बड़ा रिलीफ मिलता है ना। वो इसलिए रिलीफ मिलता है क्योंकि एक फ्लूइड को हम एक्टिवेट करते हैं, इस कारण वहां रिलीफ मिलने लगता है। ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, इनका कार्य होता है मैसेजेस को बाह्य जगत से मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से हमारे शरीर के अंगों तक संदेश को पहुंचाना। अब मैडम तक ये लगभग 100 से अधिक न्यूरोपेप्टाइड्स ज्ञात हो चुके हैं। हाँ जी, मैडम इसको छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो हमारे मतलब जुड़ा होता है, वहाँ पर एक गड्ढा सा होता है, उसी को बोला जाता है। छोटा मस्तिष्क तो नहीं कहते, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होते हैं। अग्र मस्तिष्क में हमारा ये आगे का मस्तिष्क वाला भाग होता है, और यहाँ ये हमारा स्मृति का केंद्र होता है, और पश्च मस्तिष्क में और दूसरे ऑर्गन्स आते हैं, है ना। वो तो कैविटी है, वो मस्तिष्क का ही अंग है, मस्तिष्क में ही है विद्यमान। तो 100 से अधिक न्यूरोपेप्टाइड्स ज्ञात हैं। और देखिए, जब दर्द निवारक दवा खाई जाती है ना, तो ये दर्द निवारक दवाएं जा करके जो न्यूरोपेप्टाइड्स की केमिकल जो संरचना होती है, उसमें कुछ फ्री वैलेंसीज होती हैं, तो वहां फ्री वैलेंसीज पर जाकर अपने आप को ये दर्द निवारक दवाएं फिक्स कर लेती हैं। जब ये फिक्स हो जाती हैं तो उसकी न्यूरोपेप्टाइड की क्रियाशीलता रुक जाती है। क्रियाशीलता रुक जाती है तो संदेश का आवागमन बंद हो जाता है, और हम ये समझते हैं कि हमारा जो दर्द था, हमारी समस्या थी, वो दूर हो गई, जबकि समस्या एज इट इज रहती है। तो इसलिए दर्द निवारक दवाएं खाना समाधान नहीं है। जब भी कभी सर दर्द है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है 2 मेधावटी खाइए और लेट करके पानी पीजिए, जितना आप पी सकें, ठीक नॉर्मल टेम्परेचर का। और फिर उसके बाद लेट करके अपने नॉस्ट्रल्स में बादाम रोगन डालिए, 4 बूंद इधर और 4 बूंद इधर। हाँ, और फिर लेटे लेटे अनुलोम विलोम करते रहिए। आपको पता भी मैडम नहीं चलेगा आप कब आपको नींद आ आप गई और बता रही बिल्कुल हैं दर्द कि गायब हो गया। मैडम आप बता रही हैं कि मतलब सर में दर्द है तो लेट के पानी पीना चाहिए इसमें। लेट के अनुलोम विलोम करना है। पहले पानी पी लिया, फिर लेट गए, पहले 2 मेधावटी खाई, पानी पिया, और वो लेट करके बादाम रोगन डाला नॉस्ट्रल्स में, और फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहे। मैडम, जब कभी हमें सर में दर्द होता है, जी, तो यदि हम ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से, तो सर में दर्द आवाज रुक गई सर आप। दर्द में आराम मिल जाता है ऐसे करने से, ये जो या हमारा फिर ये बायां नीचे हाथ हाथ है, से दबाने से। और अच्छा ऐसा ही आज, करके टैबलेट लेना भी बंद कर दिया कभी होता है तो। अच्छा, लेकिन इसको ऐसे करके इसको दबाना होगा। और यहाँ पर आज ही हमने अपने एक हमारे यहाँ गेस्ट आई थी, तो वो कलर थेरेपिस्ट हैं और मैग्नेटिक थेरेपिस्ट हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारा बायां हाथ है, इसमें ये अंगूठा हमारा सिर है, अंगूठा हमारा सिर है, अंगूठे का ऊपरी भाग। और जो अंगूठे का बीच का भाग है, ये हमारी गर्दन है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर वो मेथी दाना बांध देती हैं पेट टेप से। और अगर सिर दर्द है तो इस नाखून के ऊपर उन्होंने काले रंग से सर्कल बना दिया। दर्द तो किसी को नहीं हो रहा था, हम लोग प्राणायाम करके चुके थे, फिर उनका लेक्चर हुआ था, तो वो बता रही थी, बहुत एक्सपर्ट है वो। तो इससे जो है सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये हमारा सिर है इसलिए, और उसको आप इस तरह से कह रहे हैं क्योंकि ये वायु के संपर्क में आ जाता है। इसको हम प्रोमिनेंट प्लेस पर ले आए ना, और ये बाकी सब शरीर होता है हमारी हथेली, लेकिन नहीं जो मैडम, हमारे डायाफ्राम से ऊपर का हिस्सा है, ये हमारी बाई हथेली है। हाँ जी, जी बताइए, आवाज नहीं आ रही। ये अंगूठे के ऊपर का इस टिप बिल्कुल ये ऊपर, और या आप बराबर में, हाँ मैं जी, बोलना चाह रहा हूँ कि ये अंगूठे की टिप बिल्कुल ऊपर जी, या बराबर में, साइड में, दोनों। क्या साइड में?
अंगूठे की साइड में दबाएं या टिप दबाएं? जब जैसे ये मस्तिष्क अंगूठा में है, दर्द है, इसकी जब टिप सिर दबाएं। में दर्द है, तो इसके टिप को ही दबाना चाहिए। अच्छा, और सर्वाइकल के लिए? सर्वाइकल के लिए जो अंगूठे के नीचे का भाग है, बीच वाला, ये हाँ, क्योंकि वात के कारण होता है और मेथी वात को खत्म करती है। तो बहुत सारे मेथी के दाने लेकर के उन्होंने टेप से बांधा था, ऐसे वो बता रही थी। अच्छा देखिए, जहां तक सिरदर्द की बात है, अगर मेथी के दाने। सिरदर्द हो रहा है तो कपालभाति प्राणायाम आप वायु मुद्रा में ना करके ध्यान मुद्रा में करें, तो आपको जल्दी लाभ होगा, क्योंकि अंगूठे के सिरे पर मस्तिष्क है और यहाँ पर जब वायु का संपर्क होगा ना, तो आपका सिर का भारीपन ठीक होता चला जाएगा। इसीलिए जब हम भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान करते हैं तो हाथों की मुद्रा ये बनाई जाती है, ध्यान मुद्रा बनाई जाती है, क्योंकि इससे हमारा मन निर्मल होगा और किसी भी तरह का तनाव है तो वो दूर होगा। तो ध्यान मुद्रा में तो जो ये तर्जनी होती है, ये नीचे के भाग पर स्पर्श करती है। जो अंगूठे का शीर्ष है उस पर स्पर्श करेगी ध्यान मुद्रा में। वायु मुद्रा में अंगूठे के मूल भाग में, मूल भाग यहाँ है कुछ आवाज कट रही है और शीर्ष भाग यहाँ पर देखिए है। भाई, इसका नेट जोड़िए। प्राणायाम तो की ध्यान समझ मुद्रा में बैठ जाएगी। शीर्ष भाग पे मिलाएं या मूल भाग पर? हैं? आवाज कट रही है, अच्छा आवाज चलिए, सही से नहीं। ठीक है, फिर हमारी आवाज कट रही है क्या आप लोगों के लिए? मैम नहीं आपकी कट ठीक रही है, है। उनकी नहीं आ रही है आवाज। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट, तो उधर से कुछ होगी समस्या। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम इस विषय पर। यानी कि कुछ क्या करूं? जोड़िए सर, किसी नेट से कम आवे। तो देखिए, प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम के क्या एडवांटेजेस हैं कि ये एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, स्वतः होने वाली चिकित्सा है, बिना सर्जरी के बड़े से बड़े सीरियस रोग समाप्त कर दिए जाते हैं। आज हम पढ़ रहे थे कि अगर 9 महीने तक, स्वामी जी ने लिखा है, हम 30-30 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रातः और सायंकाल दोनों समय करते हैं, तो हम करीब 10 या 11 लाख कपालभाति कर लेते हैं। जब हम 11 लाख कपालभाति प्राणायाम कर लेंगे, शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लेंगे, तो कैसी भी सीरियस डिजीज है, कैंसर है, SLE है, MS है, ये सब डिजीज का पूरी तरह से समूल नाश हो जाता है। तो स्वामी जी ये तर्क देते हैं कि लोग प्राचीन काल में महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का 11-11 लाख का जप किया करते थे। तो उससे तो पता नहीं कि इतना लाभ होता है कि नहीं। आजकल जिस तरह से डिजीज का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है, तो उसमें हमें कभी भी अगर हम परेशान है, कोई रोग है, तो अपने प्राणायाम की मात्रा हमको बढ़ा देनी चाहिए और अधिक प्राणायाम करना चाहिए, 2 सत्र में करना चाहिए, और ताकि हम जल्दी लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन उन सब से अलग हट करके रोगों को ठीक करना एक बहुत छोटी सी बात होती है प्राणायाम के माध्यम से। जो हमारा पूर्ण रूपेण मानसिक और शारीरिक रूपांतरण होता है प्राणायाम के माध्यम से, वो अत्यधिक वंदनीय है और वो